हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट एंड वार्म वेलकम टू बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि हाई यूपी बोर्ड एग्जाम जो है ना 2023 स्टार्ट होने वाला है 16 फरवरी से। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप हाई स्कूल में अपियर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्या लिखा है? यदि दो संख्याओं का HCF एक है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी दो संख्याओं का HCF एक होता है, जैसे मान लो संख्या हो गई 3 और 4, इन दोनों का संख्याओं का जो होगा ना HCF वो क्या है? एक होगा। इसी प्रकार से 5 7, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF जब एक होगा तो उनको हम कहते हैं सहभाज्य। क्या कहते हैं? सहभाज्य। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसको याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हो। ठीक, तो पहले ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी परिमेय संख्या को शांत दशमलव में कब बदला जा सकता है? जब उसके हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में हो, यानी उसके हर में केवल 2 और 5 होना चाहिए, तभी उसको हम परिमेय मतलब शांत दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। तो 2 और 5 किस में है? इसमें। या तो 2 हो केवल, या 5 हो, या दोनों हो। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या है? √2 और √3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनके बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि ये दोनों तो अपरिमेय संख्या है, √2 और √3। ठीक है, √2 एंड √3 बोथ आर इरेशनल नंबर्स, ये दोनों अपरिमेय है। और हमसे क्या पूछा गया है? परिमेय संख्या। देखो, √2 का मान क्या होता है? 1.41। ठीक है, 41 कुछ ऐसे करके अनंत तक होता है। इसी प्रकार से √3 का मान क्या होता है? 1.732। ठीक है, 7 3 कुछ ऐसे अनंत करके होगा। तो अब इन इन संख्याओं की वैल्यू ढूंढो क्या होगी। जैसे 5 से हम 4 को डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 से मतलब 5 से 4 को डिवाइड करें तो कम पड़ रहा है ना, तो पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 5 8 40, यानी ये एक से भी छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से फिर आ जाओ यहाँ पे, 4 से 3 को भाग दोगे, तो जब 4 से 3 को भाग दोगे तो क्या आएगा? पॉइंट लगाओगे पहले, 4 7 28 है ना, 30 हो जाएगा पॉइंट लगाने पर। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और फिर ये क्या है? 6/2। ठीक है, तो 2 से भाग करोगे तो क्या बन रहा है? 3। 3 क्या है? ये तो √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7, यानी ये बड़ा हो रहा है, इससे एक से बहुत बड़ा है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। देखो क्या लिखा है। 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, यानी 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। ये पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, या अशांत अनावर्ती होगा? तो क्योंकि इसका जो हर है, हर में दो हर दिख रहे, मतलब दो संख्या दिख रही हैं, 2 और 5। तो अभी क्या बताया था हमने कि जहां पर जिस संख्या के हर में या तो 2 हो केवल, या केवल 5 हो, या दोनों हो, 2 और 5, तो वो संख्या हमेशा शांत दशमलव होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर की बात करते हैं। क्या लिखा है? दिया है HCF। HCF मतलब मासा 99 एंड 153, मतलब 99 और 153 का जो HCF है वो कितना है? 9 है। हमसे क्या पूछा गया है? लासा 99 और 153 का LCM निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान। देखो, एक सूत्र होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल कितना? 99 गुणे 153 बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। तो लासा निकालना है हमको, LCM। ठीक है, और मासा दिया गया है 9। समझे? तो अगर जो हमको LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? LCM बराबर 99 इंटू 153 अपान में 9 ले आओ इधर, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो काट दोगे, क्या बचेगा? 11। ठीक है, अब इसको काटो तो क्या हो जाएगा? मतलब अब बचा क्या? 11 गुणे 100, मतलब 11 गुणे 153 गुणा करेंगे तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 का 3 हासिल 3 लग गया, और 11 × 5 = 55 और 3 × 58। 58 का 8 पूरा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है।
ऐसी संख्या केवल हमको एक ही दिख रही है जिसमें 3 और 8 हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये क्या है, एलसीएम, यानी 132 एंड 288 का जो एलसीएम है वो इतना है। 132 और 288 का जो एलसीएम दिया गया है वो 3168 है। एचसीएफ पूछ रहा है, तो फिर से वही हमको करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कितनी है, 132 है और गुणे 288 है। तो हमें क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया, तो एचसीएफ बराबर 132 गुणे 288। ठीक है। और भाग में क्या आ जाएगा, एलसीएम, यानी कि 3168। अब क्योंकि ये एच इन दोनों का एलसीएम था, तो एलसीएम जो है ये दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा। ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करो 132 से, कितनी बार में जाएगा, 132, एक कन 132, 132 दूना जाएगा लगभग, है ना। तो 316 लिखा था, 316 से डिवाइड कर लीजिए, 316 से घटा लीजिए इसको, दो बार में कितना जाएगा, दो दूना 4 और दो तिया 6, दो इक्कन 2, क्या बचा, 6 से 4 गया 2, और यहाँ पे दहाई लोगे 11, 11 से 6 जाएगा 5, 52 बचेगा, आगे कितना है 8, 528 हो गया। तो अब जाएगा कितनी बार में, ये 4 बार में, 132 चक्कू 528। ठीक है, 24 बचा, कितना बचेगा, 24। अब 24 से इसको डिवाइड कर दो, 24 इक्कन 24, बचा कितना, 24 4 28, 4 बचा, और आगे कितना है 8, 48 हो गया, यानी 24 दूना 48, कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे है संख्या 144 यानी 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों की संख्या का योग पूछा है। देखो कितना घुमा के सवाल पूछा गया ना। तो 144 के खंड करो पहले। ठीक है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो करो, 2 सती 14, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, 18 आ गया, 2 नाम 18, 3 और ये 3, यानी 3 दो बार हो गया। ठीक है। तो अब इसके कितने बने देखो, पावर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, और 3 की पावर कितनी है, 2, तो 3 की पावर 2 पूछा क्या हमसे, सॉरी 3 की पावर 2 है। पूछा क्या है, घातों की संख्या का योग, तो घात कितनी हुई, 4 ये हो गया, और 2, 4 2 कितना हो रहा है, 6। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। फिर है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखने लायक आपकी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या, वैसे ये जो है क्वेश्चन इसमें हमें लगता है कुछ छूट गया संख्याओं में, यहाँ पे लिखना चाहिए सबसे छोटी, क्योंकि इसमें दो अभाज्य संख्या है, 2 है और 3 है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लेगा तो आपको 2 कर देना है। फिर आगे देखिए लिखा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का समरूप होगा। तो समरूप क्या होता है, 2q हो जाएगा, आसान है। ठीक है ना, पढ़े होगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो जहाँ पे विषम की बात आ जाए वहां पे क्या कर देंगे, 2q + 1 कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि एलसीएम 26 और 156, यानी 26 और 156 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो दोनों का एलसीएम 156 है ना, तो एचसीएफ 26 होगा। काट के देख लो, फिलहाल 26 से 156 को डिवाइड करके देखो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 छाक 36 और 6 दूनी 12, 3 15, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। इसी प्रकार से अब देखते हैं 11 नंबर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है संख्याओं a1 x + b1 y और +c1 = 0 तथा a2 x + b2 y + c2 = 0 है। 0 का एक आदितीय हल होगा। अच्छा ये रेखाएं है ना, रेखाओं वो युगपत समीकरण का प्रश्न है। रेखा पूछ रहा है रेखाओं का एक आदितीय हल कब होता है, तो याद रखना रेखाओं का एक आदितीय हल तभी होगा जब उनके बीच में ये प्रतिबंध बनेगा, कौन सा, जहाँ पे a1/a2 ≠ b1/b2 होगा,
तब उनका एक आदितीय हल होगा। यानी इन समीकरणों से बनने वाली रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तभी उनका आदितीय हल होगा। और अगर जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रहती हैं, ठीक है, तो उनका कोई हल नहीं होता है। और अगर जो संपाती होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं। संपाती का मतलब जब रेखाएं ऊपर नीचे हों। तो इस प्रकार से कौन सा प्रतिबंध होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर के दूने से एक अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। तो देखो, ऐसा प्रश्न के हिसाब से विकल्प की सहायता से इसको हल कर लीजिए। वैसे अगर जो लगाओगे तो फिर इक्वेशन बनेगा, बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा। प्रश्न में क्या लिखा है? एक भिन्न का अंश उसके हर के दूने से, तो अंश जो होगा वो हर के दूने से एक ज्यादा है। तो अगर जो हम इसको 5 5 का दूना करें 10 और 1 11, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 9 और इधर 2 दूना 4 और 1 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इधर क्या है? 2 दूना 4, ठीक है। अगर जो हर का दूना करें तो क्या हो रहा है? 2 दूना 4 और 1 5, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? सीधा सा ऑप्शन ए है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे शर्त फॉलो हो रही कि नहीं। अंश का हर मतलब भिन्न का अंश उसके हर के दूने से, हर का दूना किया, उसमें 1 जोड़ा तो 5 आ रहा है। फिर कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिया, जैसे नीचे 2 लिखा है इसमें हम 3 और जोड़ दें तो भिन्न 1 हो जाती है। तो 3 2 5 बिल्कुल 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, कोई शांत जल भरा हुआ है, मतलब तालाब में, उस उस तालाब में जो नाव चल सकती है वो 8 किलोमीटर पर घंटा चल सकती है, जो नाव की चाल होगी, ठीक है। और कह रहा है कि अगर जो उस धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर जो धारा की चाल जो है और हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो जो नाव की चाल होगी वो धारा की चाल में, जो मतलब जो धारा की चाल होगी वो नाव की चाल में ऐड हो जाएगी। अब इसी चाल में धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर जो धारा की दिशा में चलना है हमें, तो क्या होगा? 8 में 3 किलोमीटर पर आवर जुड़ जाएगी, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर जो धारा के विपरीत जाना है, तो धारा की चाल जो है वो घट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तब बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, संपूरक कोण तब होते हैं, उन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहा जाता है जब दोनों कोणों का योग जो है ना 180 अंश हो, ठीक है। और जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उनको कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो क्या लिखा है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो हमने मान लिया बड़ा कोण, छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस 18 हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180। अब इसको हल कर लो, 2x बराबर क्या होगा? 180 अंश माइनस 18, घटा लोगे तो क्या बचेगा? 10 से 8 गया 2, 7 से 1 गया 6, और यहाँ पे 1 हो गया, 2 से काट दो इसको, 81। ये क्या हो गया? छोटा वाला कोण। हमसे क्या पूछ रहा है? बड़ा कोण। तो बड़ा कोण जो है ना वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो जोड़ दो, 99 आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसको विकल्प की सहायता से लगाओ, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर जो पहला विकल्प हम ले लें तो x बराबर 0 और y बराबर 3 गुणे 6, तो बहुत हो गया, 18 हो गया ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग। अगला आ जाओ, x बराबर 3 और इधर कितना है? 3 गुणे 1, मतलब y की जगह पर 1 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 यानी कि 6। ये ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 रख लें और y बराबर, फिर आगे y की वैल्यू 3, तो 3 3 9 1 10 हो गया, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा, 4 और इधर 6 हो जाएगा, 4 6 10, ये वाला गलत, और ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला। ओके। नेक्स्ट है 16 नंबर, दो असमांतर, यहाँ पे असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो भाई जब भी कोई असमांतर रेखाएं होंगी तो वो एक ही जगह पर तो प्रतिच्छेद कर सकती हैं ना, एक पॉइंट पर। मान लो एक रेखा ये आ रही है बी, और एक रेखा आ रही है सी डी, तो जब ये असमांतर हैं तो एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब ये इधर से घूम के थोड़ी ना चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा?
एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 17 देखिए, एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न कितनी है? 3/5 है। भिन्न का मान एक करने के लिए, भिन्न का मान कितना करने के लिए? एक करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। तो भाई 3/5 है, हमें भिन्न का मान कितना करना है? एक। पूछ रहा है अंश में कितना जोड़े, तो 2 जोड़ दें, 5/5 हो गया, बराबर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो पहली बात तो ये देखिए, एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी है, तो करंट में 4 गुने वाले ऑप्शन निकालो कौन से हैं। भाई ये तो 5 गुना है, तो ये पहले से गायब। ठीक है, ये 2 गुना है, 40 दूना 80, तो ये भी पहले से गायब। ये 20 और 20 डेढ़ गुना है ना, 20 20 और 30, तो ये भी गायब। सीधा सा ऑप्शन कौन सा बचा आपका? डी। कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आसान आसान से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, रेखाओं a1x और b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। तो हमने क्या बताया, संख्याओं का मतलब रेखाओं का कोई हल कब नहीं होता है? जब वो संपाती होती हैं। ठीक है, और संपाती कब होंगी? तो रेखाएं संपाती होती हैं जब उनमें प्रतिबंध बनता है, कौन सा? डी वाला। ठीक है, जब a इक्वल टू क्या लिखा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों मान बराबर होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तब उनके, क्या पूछ रहा है? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्या लिखा है, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा, ये पूछ रहा है। जब कोई हल नहीं होगा, देखो कोई हल तब नहीं होगा जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। जब रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर होने के लिए प्रतिबंध कौन सा लगेगा? बी नंबर। यानी रेखाओं में, जब दो रेखाओं में ये वाला प्रतिबंध बनता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों मान बराबर होने चाहिए और तीसरा वाला मान इन दोनों के बराबर ना हो, तो रेखाएं समांतर होंगी। और जब समांतर होंगी तो उनके बीच में कोई हल नहीं होंगे। समांतर का मतलब जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होंगे, और जब प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होंगे तो वो हल, कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ जाओ। लिखा है रेखाओं, ये लास्ट क्वेश्चन है, रेखाओं x-2 एंड y+6 का प्रच्छेद बिंदु पूछ रहा है। तो सिंपल, x-2 बराबर 0 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा? -6। तो 2 और -6 किस में दिख रहा है? इसमें तो -2 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 0 है, इसमें 0 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।